नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज जैसा कि आज क्लास 8 मैंने क्लास 6 का और 7 का ज्योग्राफी क्लास 6 और 7 कंप्लीट करा दिया है। तो जिनने भी अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जो आप इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे, इसमें प्लेलिस्ट वाला एक ऑप्शन आएगा लास्ट में और आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोज़ आपकी एनसीईआरटी की उसमें हो जाएंगी और आप एक एक करके सारी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक संसाधन वाला आज टॉपिक पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 का टॉपिक है। क्लास 8 का ज्योग्राफी, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 1। ठीक है, इसमें हालांकि अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आपको दिख रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपका सबसे पहली वाली जो यूनिट है, ठीक है, थोड़ी दिख रही होगी आपको यूनिट। सबसे पहली वाली यूनिट कौन सी है? संसाधन। दूसरी यूनिट होगी भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति वगैरह। तीसरी यूनिट होगी खनिज और शक्ति संसाधन। चौथी यूनिट होगी कृषि। पांचवी होगी उद्योग और छठवीं यूनिट होगी मानव संसाधन। ठीक है, इस तरीके से हम सारी यूनिट कंप्लीट करेंगे। तो जो सबसे पहली यूनिट जो आपको दिख रही है, जो सबसे पहली यूनिट है, तो वो कौन सी यूनिट है? वो है आपका संसाधन। ठीक है, चलिए तो पहली यूनिट अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8 का ज्योग्राफी का चल रहा है आपका। और बेटा थोड़ा थोड़ा नोट्स जरूर बनाते रहना, मैंने आपसे पहले भी बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, संसाधन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। संसाधन होते क्या हैं? देखो ये संसाधन, इनको संसाधन को जैसा कि इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। तो जो भी रिसोर्स हैं यानी कि जिनका उपयोग इंसान अपने सुविधा के लिए कर रहा है, अब वो चाहे खनिज के तौर पर यानी कि मिनरल्स के रूप में जमीन में से निकाल के कर ले, या प्रकृति के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए इसमें दो प्रकार के संसाधन बताए जाते हैं। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें एक होता है आपका पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक, नवीनीकरण होता है, एक अनवीनीकरण होता है। एक रिन्यूअल होता है, मतलब एक नवीनीकरण होता है, एक नया होता है, एक पुराना होता है, और इनकी भी विशेषताएं तो मेन है। हालांकि इसको समझना है कि ये है क्या। और संसाधन के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें हम दो प्रकार के स्रोत ज्यादातर पढ़ेंगे, एक नवीनीकरण स्रोत पढ़ेंगे और एक अनवीनीकरण स्रोत पढ़ेंगे। अब अनवीनीकरण और नवीनीकरण में अंतर क्या है और इनके अंतर्गत क्या कहा आता है, वो सारी चीजें अपन इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक कहीं ना कहीं इसमें एक स्टोरी दी गई है और स्टोरी के माध्यम से कि भाई ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग के अंदर, क्यों आता है, कैसे आता है, और इसमें कहीं ना कहीं अर्थ भी छुपा होता है। बड़ा अच्छा लगता है इस स्टोरी को पढ़ के और उसको समझ के कि हाँ यार बात तो सही है। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, इसमें दिया गया है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हुए उनको देखो कपड़े दिखे, बर्तन, अनाज, जो भी उपयोग की चीज़ें मिली, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा ये संसाधन है। अम्मा ने क्या कहा? अम्मा ने कहा ये संसाधन है, ये सारे हमारे संसाधन। संसाधन यानी ऐसे साधन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। जितने भी अपन को ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जितनी वस्तुएं दिखती हैं घर में आसपास, उनका हम उपयोग कर रहे होते हैं। तो बोले संसाधन क्या है? ठीक है, अम्मा ने राजू से प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई। संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा हो गई, है ना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वही संसाधन है। जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो संसाधन नहीं है, पर जिसका उपयोग करेंगे वो संसाधन होगा। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, बिल्कुल। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग कर रहे हैं वो बात अलग है। इस विद्युत को अपन बना रहे हैं और जल तो हमें प्रकृति से मिल ही रहा है। स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे वो आपकी पाठ्य पुस्तक हो, हर एक चीज हम उपयोग में, जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए कर रहे हैं, ये सभी संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया और उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया है, ठीक है, वो भी एक संसाधन है। कुल मिला के अपनी सुविधा के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, आप समझ सकते हो। संसाधन का अर्थ क्या होगा कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन चीजों का उपयोग करता है उसी को ही हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है जैसे जल है, विद्युत है, ठीक है, जल, विद्युत, सब्जियां, ये सब संसाधन के लिए ही अपन इनका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, भैया जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता
देखो प्रयोज्य शब्द एक थोड़ा सा अलग शब्द लिखा हुआ है जो कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन प्रयोज्य का बस केवल इतना उपयोग करना, जैसे उपयोगिता अथवा प्रयोज्य, उपयोगिता अथवा प्रयोज्य यानी कि इसका किसी चीज का क्या करना, उपयोग करना, यूज करना उसका, ठीक है, किसी चीज का यूज करना, बस उसको प्रयोज्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज्यादा मत उलझो आप, ठीक है। प्रयोज्य शब्द संसाधन बनाती है। राजू अब जानता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरत की चीजें हैं और जरूरत की चीजें होंगी तो उसके लिए अपन को उसका मूल्य भी अदा करना पड़ेगा, उसका अमाउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है ना। जैसे मान लो हम प्रकृति को निहार रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं, तालाब को देख रहे हैं तो देख रहे हैं, किसी खेत को देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं हरियाली को देख के, लेकिन उसके लिए हम कोई अमाउंट तो नहीं दे रहे। लेकिन अगर देखा जाए कुछ ऐसे संसाधन होंगे जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तो उसके लिए तो हमें जैसे धातु खरीद रहे हैं, कोई भी मेटल खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें अमाउंट देना पड़ रहा है। तो इसमें उस चीज को बताया गया है कि मूल्य का अर्थ क्या है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है, यानी कि कोई चीज अगर महत्वपूर्ण होगी हमारे लिए तो हम उसका मूल्य करेंगे तय। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दीदी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है। जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई विशेष व्यापारिक मूल्य नहीं है, हम कैसा भी उपयोग करें। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट करना यानी किसी चीज का एक रजिस्ट्रेशन करा देना इस तरीके से कि उस चीज को केवल एक ही कंपनी उस चीज को बेचेगी और उसका कोई भी कॉपी नहीं करेगा। एक तरीके से वो बात अलग है कि इलीगल तरीके से कोई उसका उपयोग करे, लेकिन फिर भी लीगल तरीके से कोई उसका उपयोग ना करे तो उस चीज़ को पेटेंट करा ले सकते हैं। दवा वगैरह पेटेंट हो सकती है, कोई बुक वगैरह पेटेंट, जैसे कॉपीराइट होती है जैसे बुक, कि भाई आप उसके सोर्स को आप लेके उसका काट छांट करके उसमें गड़ाबड़ी करके कुछ बनाने, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके उपरांत मेडिकल फर्म के द्वारा बेचे जाते हैं जब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का प्रकार, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, संसाधनों के प्रकार लिखा हुआ है। देख, संसाधनों के प्रकार की अगर अपन बात करें तो जो संसाधन के प्रकार हैं, जैसा कि लिखा है, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। संसाधनों को प्राकृतिक रूप से मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लो हमने जल को उपयोग कर लिया, पीने योग्य जल है हमने उपयोग कर लिया, वायु है हमने उपयोग कर लिया, तो ये हमारे एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है। हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन है। चाहे वो झीलों का जल हो, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो खनिज हो, खनिज यानी मिनरल्स हो। इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। प्रकृति के द्वारा मिल रहे हैं और सीधे ही हम उनका उपयोग कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनको उपयोग में लाने के लिए या भूमि में से निकालने के लिए उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ औजारों की आवश्यकता, मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब स्वाभाविक है उनको निकालने के लिए जब मशीनों की, औजारों की आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको हर कोई तो उसका मतलब उसको निकाल नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उस चीज़ को इंडिकेट किया गया है। दूसरा, इसी में अगर देखा जाए जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो अब जैसे कि इसमें औजारों को प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण, बस इसके लिए ही अपन पढ़ रहे हैं भाई। यही टॉपिक को आपको क्लियर कराऊंगा और अच्छे से क्लियर कर लोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
नवीनीकरण और अनवीनीकरण कहते हैं। प्रकृति से जो हमें खनिज प्राप्त हो रहे हैं और उनका हम अपने उपयोग कर रहे हैं, तो वो दो प्रकार के हैं, एक है नवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण। इसमें से एक वो होगा जो अधिक समय तक चलेगा, प्राप्त तो प्रकृति से ही हो रहा है, एक वो होगा जो अधिक समय तक चलेगा, एक वो होगा तो शीघ्र, उसकी जो पर्याप्त मात्रा है वो कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आपसे बात करें, जैसे हमें सौर ऊर्जा मिलती है सूर्य से सौर ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, तो ये जो सूर्य से सौर ऊर्जा मिलेगी तो ये मतलब अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब ये है कि मान लो लगभग हमें 2-3 हजार साल मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब हम खनिज के तौर पर हम कोयला निकाल रहे हैं जमीन में से, जब कोयला निकाल रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होगी, कहीं ना कहीं एक लिमिट होगी, और आने वाले समय में पता चला कि वो जो कोयला है वो बहुत कम हो गया, कहने का मतलब खत्म हो सकता है। खनिज तेल अपन पेट्रोलियम निकाल रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा कि वो भी धीरे धीरे, क्योंकि खनिज तेल पेट्रोलियम कैसे बना, कोयला कैसे बना, इस चीज के बारे में सारी अपन आगे जाके इन चीजों को विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कोयला खत्म हो सकता है, खनिज खत्म हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी खनिज तेल जो पेट्रोलियम है वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन इनको और अगर सौर ऊर्जा को कंपेयर करो, सूर्य की ऊर्जा को कंपेयर करो, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो समय है तो ये ज्यादा है। तो एक होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा और एक होगा जो अधिक समय तक चलेगा, एक वो होगा जो नया होगा और एक वो होगा जैसे पुराना होगा। तो इन्हीं में दो तरह के स्रोत और होते हैं, एक पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत शब्द इस्तेमाल होता है। नवीनीकरण को नया बोलेंगे अपन, बिल्कुल रिन्यूअल बोलेंगे, बिल्कुल नया, और अनवीनीकरण का मतलब क्या बोलेंगे, पुराना। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि अब नवीनीकरण और अनवीनीकरण में अंतर क्या होगा और इनका उपयोग। जैसे कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण, नवीनीकरण का मतलब नया और अनवीनीकरण का मतलब पुराना। अब इसमें भी ये दो प्रकार के स्रोत होंगे, एक होगा पारंपरिक स्रोत और एक होगा गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, चलो इनको समझा देता हूं मैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था नवीनीकरण, क्या पढ़ा था, नवीनीकरण, एक हो गया नवीनीकरण और एक हो गया अनवीनीकरण। ठीक है, अनवीनीकरण हो गया। अब इसी में क्या करना, एक ये एक अनवीनीकरण, और इसमें भी दो प्रकार होंगे, इनमें से दो प्रकार होंगे, एक होगा पारंपरिक और एक होगा गैर पारंपरिक। ठीक है, तो भैया पारंपरिक और गैर पारंपरिक, तो ये जो है, ठीक है, ये होगा आपका गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, इस शब्द को भी बिल्कुल याद रखना। ठीक है, गैर पारंपरिक, और ये होगा पारंपरिक। अब तुम कहोगे इनका क्या अर्थ होगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक में भी क्या अंतर होगा। तो जो आपका पारंपरिक है और गैर पारंपरिक है, देखो सिंपल है, गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होंगे, गैर पारंपरिक स्रोत वे स्रोत होंगे जो कहीं ना कहीं अधिक समय तक चलेंगे। ठीक है, अधिक समय तक चलेंगे। ठीक है, और पारंपरिक स्रोत वे होंगे जो शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी में अगर देखा जाए तो बोले नवीनीकरण के अंदर क्या आ जाएगा, नवीनीकरण के अंदर जैसे आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, बायोमास, ठीक है, बायोगैस भी बोल सकते हैं, बायोगैस भी होती है, गोबर गैस का इस्तेमाल करना, बायोगैस का इस्तेमाल करना। तो ये हो गए आपके नवीनीकरण स्रोत। अनवीनीकरण स्रोत में शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, इसी में आपका आ जाएगा कोयला, कोयला आ गया, खनिज तेल आ जाएंगे, खनिज तेल आ जाएंगे। ठीक है, जल विद्युत भी आ जाएगा आपका। ये सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, लेकिन मैं आपको पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसी चीज को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आगे की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये संसाधनों का अपन उपयोग कर रहे हैं। इसमें भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा आपका नवीनीकरण और एक होगा अनवीनीकरण। अब इसमें एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि नवीनीकरण गैर पारंपरिक है कि अनवीनीकरण
गैर पारंपरिक है। तो उसको समझो, ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक की कहानी भी समझ लो जरा अच्छे से, ठीक है। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है आपका गैर पारंपरिक, ठीक है, और ये लिखा हुआ है पारंपरिक। तो देखो सिंपल लॉजिक है, ये पारंपरिक लिखा है, पारंपरिक को अपन एक परंपरा बोल सकते हैं। परंपरा समझते हो, हमारी एक बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है, ठीक है, तो हमारी परंपराएं होंगी वो पुरानी होंगी, ठीक है। तो पारंपरिक को अपन क्या बोलेंगे, परंपराएं बोलेंगे। जो परंपराएं होंगी वो कैसी होंगी, बहुत पुरानी होंगी। जैसे हमारी एक परंपरा चली आ रही है कि जो हमारे गुरुदेव होंगे, ठीक है, पहले से मैं अभी तक लेके आऊंगा कि जो हमारे गुरुदेव थे, जैसे राम भगवान वगैरह, सतयुग की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय जो गुरु होते थे ना, उनके शाश्वत दंडवत प्रणाम किया जाता था। शाश्वत दंडवत प्रणाम किया जाता था, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने गुरुदेव होते थे, ऐसे लेट जाते थे, लेट के उनके चरणों को छू के बिल्कुल आशीर्वाद लेते थे, गुरु आशीर्वाद देते थे। तो ये परंपरा थी और बहुत पुरानी थी। फिर क्या हुआ, फिर ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने को आ गई। कैसे कि बोले शाश्वत दंडवत प्रणाम अब नहीं करेंगे, बोले अब तो अपन एक काम करेंगे, झुक के दोनों पैरों को उनको आशीर्वाद ले लेंगे। बोले ठीक है, अब दोनों पैर ऐसे झुक के, लेटना नहीं है, लेटेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे, तो झुक के अपन आया, दो हाथों से अपन उनके पैरों को छुएंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद में फिर कुछ और शताब्दियां निकली, तो बोले दोनों पैरों से अपन नहीं छुएंगे, एक पैर से ऐसे छू लेंगे। फिर और शताब्दी निकली, फिर 10 साल बाद का और मान लो आप, फिर बोले उनके पंजों को नहीं छुएंगे, पंजों से ऊपर घुटने के नीचे बस ऐसे हाथ लगा लेंगे, एक हाथ से थोड़ा सा बस। फिर बोले उनके पैरों से भी हाथ नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा स्पर्श कर लेंगे बस एक। और फिर और माइनस में जाएंगे तो फिर उनके ना पैरों को छूना ना झुकना, बस ऐसे सिर मटका देंगे, गुरुजी नमस्कार, नमस्कार गुरुजी नमस्कार, बस हो गया काम। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि ये जो परंपरा है ना, ये परंपरा धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, यानी कि ये शीघ्र समाप्त हो गई है। तो पुरानी, लेकिन ये शीघ्र समाप्त हो गई। लॉजिक समझ रहे हो, मैं आपको इन तीनों का अंतर बता रहा हूं जिससे तुम्हें ये याद रहे कि इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीज इसमें से है जो जल्दी खत्म होगी और कौन सी चीज है जो अधिक समय तक चलेगी, कौन सी चीज है जो पारंपरिक है, कौन सी चीज है जो गैर पारंपरिक। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है और मैं आपको उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था और उसमें क्या 4 ऑप्शन दिए गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। क्या पूछ लिया, गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए उसने। 4 ऑप्शन में उसने 4 ऑप्शन जो दिए हैं, सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस और कोयला। अब आपको दिख जाएगा भैया कोयला कहां लिखा है, हाँ यार ये लिखा है, ठीक है। मान लो गैर पारंपरिक स्रोत पूछा गया ना, तो 3 ऑप्शन ये वाले आएंगे, एक ही आएगा, और पारंपरिक बोलेगा तो 3 ऑप्शन ये आएंगे और एक ही आएगा। जैसे मान लो गैर पारंपरिक स्रोत बोला तो उसमें 3 ऑप्शन मैंने बोल दिए गैर पारंपरिक के, पारंपरिक का एक है। अगर वो बोलता पारंपरिक स्रोत क्या, तो एक यानी कोयला होगा। अगर बोलता गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो गैर पारंपरिक स्रोत में ऑप्शन जो आएंगे वो आएगा कोयला, जल विद्युत ऊर्जा, क्योंकि उसको 3 ऑप्शन देना पड़ेंगे पारंपरिक के और एक देना पड़ेगा गैर पारंपरिक का। और अगर वो पारंपरिक पूछेगा तो 3 ऑप्शन गैर पारंपरिक के देना पड़ेंगे। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन उसके बने बनाए हैं और इसमें स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है, बोला ये क्या है, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स हैं, ये जो संसाधन है, इनका हम उपयोग करते हैं 2 तरीके से, एक नवीनीकरण होता है, एक अनवीनीकरण भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई। मैंने आपको परंपरा बताई थी कि बोले परंपरा थी गुरु को शाश्वत दंडवत प्रणाम करने की, वो शीघ्र समाप्त होती जा रही है। और जो परंपराएं थी वो कैसी थी, अनवीनीकरण। नवीनीकरण यानी नया हो गया और ये क्या हो गया, पुराना। अगर आपने ये चीज अच्छे से याद कर ली ना, तो ये चीज तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये जो है इसका जस्ट अपोजिट है। अब इसमें लिखा हुआ शीघ्र समाप्त हो जाएगा। अब शीघ्र समाप्त हो जाएगा तो क्या समाप्त हो जाएगा, देखो हमारे घर में हमने कोयला मंगा लिया, एक कमरे में कोयला भर के रख दिया, बोले सर्दियों में हम बढ़िया कोयले को जला के तापेंगे। अब हमने खनिज तेल का मतलब हमने पेट्रोल भरवा लिया गाड़ी में। जल विद्युत का मतलब हमने कहीं ना कहीं जल का भी संरक्षण कर लिया, पानी भर के रख लिया घर में, टैंकर डलवाया, पूरा घर पानी से भरा हुआ है। तो देखो कोयला हमने एक कमरा भर के बनाया और रोज थोड़ा थोड़ा कोयला जला रहे हैं, रोज जला रहे हैं, रोज उपयोग कर रहे हैं, तो कोयला भी एक ना एक दिन समाप्त होगा, चाहे तुमने पूरा ट्रक भर के अपने घर में रखा हो। खनिज तेल तुमने चाहे जैसी गाड़ी फुल करवा ली हो, लेकिन उसका उपयोग करोगे तो थोड़ा 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 करके वो एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा। ऐसे ही जल विद्युत है, आपने पानी भर के रख लिया, टैंकर डलवा लिया, अपने घर में पूरा फुल करवा लिया, लेकिन फिर भी वो खत्म होगा। यानी कि इनका हम उपयोग कर रहे हैं और धीरे धीरे ये समाप्त हो रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका अनवीनीकरण स्रोत, और इनको अपन बोलेंगे पारंपरिक स्रोत।
समझ में आ गया। अब देखिए अपन इसको पढ़ के इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब बोले नवीनीकरण क्या होगा, अगर अनवीनीकरण यानी पुरानी परंपराएं हमें याद रखना है, अगर पारंपरिक अनवीनीकरण है तो गैर पारंपरिक होगा ये। दूसरा, पारंपरिक स्रोत शीघ्र खत्म हो जाएंगे तो गैर पारंपरिक जो है अधिक समय तक चलेंगे, गैर पारंपरिक जो है वो अधिक समय तक चलेंगे। अब बोले गैर पारंपरिक स्रोत में यानी नवीनीकरण, अब देखो नवीनीकरण का मतलब नया, आपको पता है आजकल लाइट को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो नवीनीकरण यानी नया, नया सोर्स के लिए अपन को क्या करना है, सौर ऊर्जा का आप उपयोग करो, विद्युत ऊर्जा का कम उपयोग करो, जल विद्युत का, क्योंकि उनके अब सीमित भंडार हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करो। समझ में आ रहा है ना, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये नया ही है। बायोमास, बायोगैस, नई नई टेक्नोलॉजी लग रही है कि भैया तुम काय को सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बायोमास एलपीजी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, तो बायोमास बायोगैस का इस्तेमाल करो। यानी कि ये प्रकृति से जो कचरे से आप कहीं ना कहीं कुछ तैयार कर रहे हो, ऊर्जा का स्रोत तैयार कर रहे हो, इस तरीके से अपन इनको याद कर सकते हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ ली है तो स्वाभाविक है आपको आगे भी कहानी समझ में आएगी, मैंने आपको क्या बताया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है नवीनीकरण संसाधन। अब जैसा मैं अभी आपको बता रहा था वो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि कहानी क्या है। अब इसको अपन पढ़ते हैं तो यहां से आपको समझ में आएगा। जैसा कि लिखा हुआ है नवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ असीमित है, यानी उनकी कोई सीमा ही नहीं है, असीमित है। परंपरा सीमित है और ये असीमित है, और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा। हाँ, एक और जोड़ा था पवन ऊर्जा, मैंने सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस जोड़ दी, उसमें पवन ऊर्जा भी हो जाएगा। पवन ऊर्जा का मतलब हम टरबाइन को घुमा रहे हैं, हवा से घूम रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो पवन ऊर्जा बहुत, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये जो है आपका नवीनीकरण में आ जाता है। अब देखिए, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरण संसाधन जैसे कि जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इनका उपयोग है तो ये बहुत, लेकिन इनका कहीं ना कहीं लापरवाही से उपयोग किया जा रहा है। हालांकि उधर जल विद्युत ऊर्जा मैंने उधर बताया था, आपको ध्यान रखना। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है, असीमित है। और आगे पढ़ो पहले, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि धीरे धीरे वाटर लेवल जा रहा है, जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। तो फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, अनवीनीकरण संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, उधर मैंने जल विद्युत ऊर्जा उधर लिखा था, तो आप समझ रहे हो ये चीज धीरे धीरे क्या हो रही है तो नवीनीकरण स्रोत, मतलब ये इसके भंडार असीमित हैं, लेकिन फिर भी इसका दुरुपयोग करने की वजह से, जल स्रोतों को सूखने की वजह से इसको हम कहीं ना कहीं अनवीनीकरण में भी, यानी कि अनवीनीकरण की परिभाषा ये है कि अनवीनीकरण जो है वो सीमित है और कभी भी खत्म हो सकता है, और नवीनीकरण जो है असीमित है और अधिक समय तक इसका उपयोग हो सकता है, वो है आपका सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार कैसा है, सीमित है, ठीक है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगते हैं, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, ठीक है। यानी कि अगर खत्म हो गए तो उन्हें दोबारा निर्माण होना है, तो दोबारा बनना है, तो भैया उसकी प्रोसेस और लंबी होगी, काफी समय लगेगा, इंसान ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में बनेगा तो क्या मतलब का बनेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना। चलिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार के संसाधन जो हैं वो अनवीनीकरण कहलाते हैं, इस प्रकार के जो संसाधन होंगे वो अनवीनीकरण कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें अनवीनीकरण में देखो कोयला आ गया, पेट्रोलियम आ गया यानी खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इसके भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं। कुछ प्राकृतिक गैस है लेकिन वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो भी खत्म हो सकती हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है।
पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान हो गया है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, किसी प्रकार की जलवायु वहाँ पे मिलता है कि किसी भूभाग में, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जैसे आपने आग्नेय चट्टानें पड़ी हैं और आग्नेय चट्टानों से ही हमें सोना, चांदी, तांबा वगैरह ये धातुएं, महत्वपूर्ण धातुएं मिलती हैं। तो विशेष भूभाग होगा, यानी वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी वाला क्षेत्र होगा। जलवायु आप समझते हैं, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है कि संसाधन कैसे क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज मिलेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता के कारण इन संसाधनों का वितरण भी असमान हो गया है। देखिए फिर आगे लिखा हुआ है मानव निर्मित संसाधन। क्या लिखा हुआ है? मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप से रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। ठीक है, यानी लौह अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट तथा सिडराइट, उसका उपयोग करने लगे तो वो कहीं ना कहीं लोहे का उपयोग करने लगे तो वो उसका ज़्यादा डिमांड हो गई। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल है, सड़क है, मशीन है, वाहन है, इन सबको बनाने के लिए करते हैं, यानी कि मानव निर्मित संसाधन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, और इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। ठीक है, मोना को समझाते हुए कहा कि हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। हाँ भाई, ये बात सही है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही उसको मानव निर्मित बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, संसाधन और उनका संरक्षण। ये जो संसाधन है इनका संरक्षण लिखा हुआ है। देखें, अब इसमें चूंकि लिखा हुआ है संसाधन और संरक्षण, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा और उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया थी और ना ही कुछ खाने पीने के लिए, और लोग परेशान थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। और उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, माँ ये क्या, ये सच में हो सकता है? तो अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति, समझना, नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। यानी हमें नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करना चाहिए। अगर इसका करेंगे तो उधर से कम यूज होगा तो एक बैलेंस बना रहेगा, और अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। और आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? मतलब उन संसाधनों को बचाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना। जो संसाधन है उनका उपयोग करना तो कैसे करना भैया? सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना एक सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकता है। यानी हर चीज का, संसाधनों का जो है वो लिमिटेड उपयोग करे। ठीक है, अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से, या सभी जीव जो है या जीवन जो है एक दूसरे से जुड़े हैं। उस श्याम बच्चों को अनेक मित्रों के पुराने समाचार पत्र और व्यर्थ वस्त्रों और बांस की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के थैले बनाए गए। और मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। तो कहने का मतलब इनका जो उपयोग है घर में कुछ छोटी मोटी ऐसी चीज़ें बना के जिसमें हम ज़्यादा मशीनों का उपयोग ना करें। ठीक है, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी प्रकृति को सजीव रखना एक बहुत अच्छा कार्य है। और जेसी ने कहा कि मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी और कागज़ व्यर्थ ना हो, और उससे स्पष्ट कहा गया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो जब हम कागज़ का सही से उपयोग करेंगे, व्यर्थ नहीं फेंकेंगे, तो स्वभाव मतलब कुल मिला के छोटे छोटे प्रयास हैं जिसके द्वारा हम एक इसका बैलेंस बना सकते हैं नवीनीकरण और अनवीनीकरण स्रोतों का। क्योंकि अनवीनीकरण जो है इनके सीमित भंडार हैं और धीरे धीरे ये समाप्त होने के लिए, मतलब आगे समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनेंगे।
अब इन क्वेश्चंस के आप आंसर अपने स्तर पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो चीज़ अभी समझाई है उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेन उद्देश्य यही है कि आप उस चीज़ को कंप्लीट करें जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जैसा कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण, ठीक है। तो इसमें भी अलग अलग इनके उपयोग हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि सौर ऊर्जा। अगर हम अपने मध्य प्रदेश के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर एक पवन ऊर्जा संयंत्र है जो जामगोदरानी देवास में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र है जो जामगोदरानी देवास, जामगोदरानी देवास में है, ठीक है, मध्य प्रदेश का देवास, ठीक है। उस तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एनर्जी सोर्स हैं। कोयले के बारे में बात करें तो एक हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला, ये सबसे बड़ा और सबसे पहला ही बोल सकते हैं, एक सबसे पहला जो अनवीनीकरण स्रोत का मैं आपको बता रहा हूं वो है आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है वो है बुरहानपुर में, बुरहानपुर में। तो इसमें क्या होता है, जब आप एमपीजीके पढ़ते हैं तो एमपीजीके के अंदर एक चैप्टर होता है जिसमें ऊर्जा के स्रोत ये पढ़ते हैं पूरे डिटेल में। दूसरा एमपी के अंदर इन सोर्स के लिए कौन कौन से कहाँ पर मतलब ये बने हुए हैं। जैसे आपका जल विद्युत ऊर्जा के अंदर आपके जो डैम वगैरह हैं, यानी कि जो वाटर प्रोजेक्ट हैं वो आ जाते हैं। जैसे चाहे वो आपका इंदिरा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई गांधी सागर बांध हो, ठीक है। तो गांधी सागर जो है वो सबसे पहले ही माना जाता है। तो इस तरीके से उनके पूरे जो भी मध्य प्रदेश के आते हैं तो मध्य प्रदेश के टॉपिक में उनको कराया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने आपको करा दिया अच्छे से, तो आप इनका बढ़िया से रिवीजन करें और इसको अच्छे से समझें कि अनवीनीकरण होगा तो अनवीनीकरण यानी पुराना तो होगा, वो पारंपरिक स्रोत होगा। पारंपरिक स्रोत कैसे स्रोत होते हैं, वो शीघ्र समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कोयला, खनिज, जल विद्युत ऊर्जा वो आप समझते ही हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं एक और चीज़ आपको बता रहा था, चूंकि कुछ स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों को जैसे मान लीजिए जनरल नॉलेज का एक सिलेबस अच्छे से करना है पूरा, तो लगभग 1 साल का ही सिलेबस रहता है हमारा, तो वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर से हम नया बैच बना रहे हैं। और जो 5 अक्टूबर से नया बैच स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी प्लस ऑफलाइन भी। लेकिन ऑनलाइन का अगर आप करते हैं तो वो 5 अक्टूबर को इवनिंग में स्टार्ट होगा। इवनिंग में भी वो 5 to 6:30 रहेगा, ठीक है। मिनिमम 1.30 यानी कि लगभग 1.5 घंटे का क्लास रहेगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, और एक क्रम से ही सारे सब्जेक्ट जैसे कि एमपीजीके है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, और साइंस का एक तरफ से सारे सब्जेक्ट हम लेके चलेंगे और विस्तार में उनको पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है, आप समझ सकते हैं कि जनरल नॉलेज आपका बहुत, और रहा करंट अफेयर्स का तो साथ में वो तो हो गया ट्रेडिशनल जीके जो हमारा एक रेगुलर चलेगा। दूसरा आपका करंट अफेयर्स के भी वीडियोस 1-2 दिन में आपको अपलोड कर दिया करेंगे। तो यहाँ से आप करंट अफेयर्स भी आप अपने तैयार करते जाइए, उधर आपका ट्रेडिशनल भी पढ़ते जाइए, तो आपका जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज क्या है, केवल ओटी लगाने से मजबूत नहीं होगा कि आपने केवल 4 ऑप्शन देख लिए और आपको अच्छा लगा, आपने ठीक है वो एक नंबर का रहेगा। लेकिन जितना आप डिटेल में पढ़ोगे, आपकी जो तैयारी होती है वो एक डिटेल में पढ़ने से ही होती है। आप कितना भी वीडियोस देख लेना, कितना भी ओटी देख लेना, कितना भी क्वेश्चन सीरीज देख लेना, कितनी भी क्वेश्चन सीरीज कर लेना, जब तक आपने डिटेल नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज और प्रैक्टिस सेट जो होते हैं उनके लिए होते हैं जो पहले पूरी डिटेल पढ़ते हैं, पहले पूरे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उन्हें ये करना होता है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे वैकेंसी ओपन होती है ना, तो वैकेंसी को देख के हम लोग अपनी पढ़ाई चालू करते हैं, और 2 महीने बाद वैकेंसी, 2 महीने बाद पेपर है और 2 महीने पहले ही हम अपना पूरा 100% लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 साल 1.5 साल अपन को देना ही पड़ती है। जब हम एक पूरे सारे सब्जेक्ट को लेके चलें, मैथ्स, रीजनिंग को, इंग्लिश को, जीके को, सारे सब्जेक्ट कवर करके चलें और एक सिस्टम से इन चैप्टर्स को पूरा करेंगे, तब जाके हमारी पूरी तैयारी हो पाएगी। तो एक हर चीज़ का एक तरीका है, तैयारी करने का भी एक तरीका है। अभी भी आपको यूट्यूब पे तमाम वीडियोस मिलेंगी, अच्छी बात है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन आप एक लिमिट बनाओ। ये नहीं हर दिन हर एक नए टीचर का आप वीडियो देखो, है ना।
किसी भी कोचिंग से जुड़ जाओ, किसी भी टीचर से जुड़ जाओ का मतलब उन्हीं की आप कंटिन्यूटी बना के रखो, उनके तरीके को समझो और उन्हीं को फॉलो करो। अब आपने बोलते ना एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, अब आप कई अलग अलग तरीके, कोई ऐसा हो रहा है, आपने जैसे मोबाइल ऑन किया तो यूट्यूब पर ढेर लगा हुआ है, आपको थोड़ा ये वीडियो अच्छा लगा, आपने 5-10 मिनट देखा, बंद कर दिया, फिर अगले दिन फिर नया वीडियो, ये अच्छा पढ़ा, अरे ये भी अच्छा पढ़ा, अरे ये भी अच्छा पढ़ा, अरे भैया तुम्हारी तैयारी शुरू कहाँ हो पाई है। तो तैयारी शुरू करने के लिए आपको किसी भी कोचिंग का ऐप पर जाना पड़ेगा और ऐप पर जाके सिस्टम से सारे सब्जेक्ट कवर करना पड़ेंगे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे ही ज्वाइन करो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पढ़ो, लेकिन आपको समय बचाने के लिए एक जगह स्थिर होना पड़ेगा, एक ही कोचिंग से जुड़ना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर मैथ कंप्लीट करना है, हाँ मुझे यहाँ पर जीके कंप्लीट करना है, यहाँ पर मुझे इंग्लिश कंप्लीट करना है। तो आपको उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर आप टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ये सोचें कि इन्होंने आर्टिकल करा दिए, इन्होंने प्रिपोजिशन करा दी, इन्होंने ये करा दिया, इन टीचर ने ये करा दिया, तो कहीं भी आपका सही से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक टीचर को देखो आप कि हाँ यहाँ इंग्लिश अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ मैथ अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ जीके अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको वहीं पर रुकना है और उन्हीं से जुड़ना है और वहाँ से एक सिस्टम से पूरा सब्जेक्ट करते जाओ, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, वरना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैंने जो भी दिया, जो भी आपको लेक्चर दिया, आपको लेक्चर लगे या कुछ गाइडलाइन मिले, जो भी आपकी इच्छा है, जैसा भी हो, टीचर का फर्ज होता है कि स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखाए, बाकी का अगर वो उसकी मर्जी, आजकल सब होशियार हैं, किसको क्या करना चाहिए वो सब समझते हैं। तो ये जो मैंने आपको इतनी तमाम वीडियोस डाल दी हैं, इंडियन ज्योग्राफी की भी मैंने वीडियो डाली, कुछ एमपी की भी डाली हैं, तो जिनको भी लगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, अगर पढ़ना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो एक ऐप का पूरा लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक है, आप उनको ज्वाइन करें अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, बाकी का चल ही रहा है, जो भी हम वीडियोज़ आपको अपलोड करा रहे हैं एनसीईआरटी का, तो आप उसको भी रेगुलर करते जाएँ। ठीक है, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती जाएं। ठीक है, फिर भी 1-2 दिन का कभी गैप हो भी जाए तो आप टेंशन मत लेना, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, तो उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसी वीडियो अपलोड होगी। हम लोगों का भी एक कहीं ना कहीं हमें भी समय निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारा भी अलग ही टाइम शेड्यूल रहता है पूरा। ठीक है, तो फिर भी कोशिश करते हैं हम कि भाई रेगुलर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते जाएं। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कर देना और अपना जो भी सजेशन हो वो दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।